नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्पलाइन 1905 की सक्रियता की समीक्षा की है। उन्होंने शिकायतकर्ता से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लिया है। तो सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की और इसमें हेल्पलाइन 1905 पर की समीक्षा ली और फीडबैक भी लिया है। शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद करते हुए इस समीक्षा में उन्होंने हेल्पलाइन 1905 का फीडबैक लिया, सीधे संवाद किया शिकायतकर्ताओं से। सीएम धामी ने सचिवालय में समीक्षा की है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड शासन ने फिर फेरबदल देखने को मिला है। 5 आईएएस अफसरों के पदभार में बदलाव देखने को मिला है। 4 अफसरों की जिम्मेदारी बढ़ी है, एक अधिकारी की जिम्मेदारी में कटौती की गई है। तो वहीं आईएएस रणबीर सिंह से हटा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। आईएएस विशाल मिश्रा को इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई है। तो वहीं विशाल मिश्रा नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए हैं। फेरबदल देखने को मिला है। 5 आईएएस अफसरों के पदभार में बदलाव देखने को मिला है। 4 अफसरों की जिम्मेदारी बढ़ते हुए और एक की जिम्मेदारी को घटा दिया गया है। विशाल मिश्रा को नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तौर पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड शासन में फिर से फेरबदल, जहां पर 5 आईएएस अफसरों के पदभार में बदलाव और 4 अफसरों की जिम्मेदारी बढ़ती हुई। विशाल मिश्रा को प्रोजेक्ट की कमान सौंप दी गई है। उत्तराखंड शासन ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वंशीधर तिवारी आईएएस को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब उन्हें अपर सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस निर्णय के साथ तिवारी के पास अब एक साथ 3 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी आ गई है। इस संबंध में शासन द्वारा संबंधित सभी प्रकार प्रमुख सचिव, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। वंशीधर तिवारी की गिनती उत्तराखंड के सक्रिय और सशक्त प्रशासनिक अधिकारियों में होती है। उनके पास पहले से सूचना विभाग के प्रमुख का पदभार है। हाल ही में उन्हें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब मुख्यमंत्री सचिवालय में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बनाए गए अपर सचिव मुख्यमंत्री सीएम सचिवालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। आईएएस वंशीधर तिवारी को पहले से ही अतिरिक्त भार था और ऐसे में अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर। तो आईएएस वंशीधर तिवारी को मुख्य सचिव अपर सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। सीएम सचिवालय में उधर हल्द्वानी पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री रेखा ने सुभाष नगर क्षेत्र में नवनिर्मित आंगनबाड़ी का शुभारंभ करते हुए नैनीहालों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर व्यवस्था का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान कर सके, इसके लिए निरंतर नए प्रयोग आंगनबाड़ी केंद्रों में किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य से हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों आंगनबाड़ी केंद्र में भी पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं क्षेत्र में बरसात के दौरान तबाही मचाने वाले प्रमुख नालों रक्सिया, कलसिया, देवखंडी किनारे बने मकान मालिकों को अतिक्रमण के नाम पर दिए जा रहे नोटिस के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रकार नोटिस के मामले को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है। और बता दें कि हल्द्वानी में रक्सिया नाले किनारे बने मकानों के अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए करीब 150 मकानों को प्रशासन की ओर से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया है।
देखिए, सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग भूमि दान और इत्यादि करते हुए जो है हम लोग भवन निर्माण का काम करते ही रहते हैं। इस शहरी क्षेत्र में भूमि का मिलना और निर्माण होना बहुत उसमें चुनौतियां रहती है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने ये शहरी क्षेत्र में, चाहे वो सुभाष नगर का हो, राजेंद्र नगर का हो, दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे टॉयलेट से लेकर, स्टोर रूम से लेकर, किचन से लेकर, एक छोटे ऑफिस से लेकर, हॉल से लेकर एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बनाया गया। आज उसी का हमने लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से उसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है और आने वाले समय में बच्चों की संख्या और वृद्धि होगी। तो आज ये लोकार्पित हुए आंगनबाड़ी केंद्र जनमानस को समर्पित किया गया है। मैं समझती हूँ कि एक ये अच्छा संदेश है। इन भवनों को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए पेरेंट जो है अधिक से अधिक बच्चे और गर्भवती गर्भधात्री जो है देहरादून में NH 74 घोटाले के आरोपी PCS अधिकारी DP सिंह के आवास पर ED की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बता दें 2017 में NH 74 में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला है और ऐसे में किसानों को मुआवजा देने के फाइल के दस्तावेजों के साथ बैंकिंग दस्तावेजों को ED के अधिकारी खंगाल रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवान भी तैनात हैं। जमीनों को जो है खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। तो NH 74 में घोटाले का ये पूरा मामला है, जहां पर बैंकिंग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और जमीन से खुर्द-बुर्द कर जो है ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इसको लेकर जांच चल रही है। बैंकिंग दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। PCS अधिकारी के घर पे ED का छापा देखने को मिला, जहां पर कार्रवाई चल रही है और बैंकिंग कागजात को भी यहां पर खंगाला जा रहा है। NH 74 में घोटाले का ये पूरा मामला है, जहां पर बैंकिंग दस्तावेजों को भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। हल्द्वानी में रक्सिया नाला, कलसिया नाला, देवखंडी नाले किनारे रह रहे लोगों की जान में इस बार जो है बाढ़ से नहीं बल्कि प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई से आफत बन आई है। जहां प्रशासन ने रक्सिया नाले किनारे बने सैकड़ों मकान मालिकों को अतिक्रमण ध्वस्त करने के नोटिस दे दिए हैं, तो वहीं प्रशासन के नोटिस से डरे हुए लोगों ने सरकार से मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर जो है उन्होंने विपक्षी दल के विधायक सुमित हृदयेश को मौके पर बुलाकर नाले का औचक निरीक्षण भी किया और प्रशासन भी इस कार्रवाई को कलुषित राजनीति से जोड़कर बताया गया। भाई 21-22 साल तो मुझे यहाँ पे हो गए और 3 बार यहाँ पे जनप्रतिनिधि में रह चुकी हूँ। तो हमने यहाँ पे सुरक्षा दीवार बनाई थी अपने सरकार में। तो जब हमने सुरक्षा दीवार बनाई तो हम आज की सरकार से कहते तो उस सुरक्षा दीवार के दायरे में आप काम करें और अन्यथा गरीब आदमी का शोषण न करें और उन्हें इस तरह से भय के माहौल में न जीना पड़े। और जैसे कि मतलब हर आदमी को यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है कि मतलब तुम्हारा 3 फीट है, 4 फीट है और उन्हें लेबर मजदूरी करके किसी का हमने इंदिरा आवास से मकान बनाया है। पीड़ा देखिए उनकी। अभी मैं सुभाष नगर भी गया था, वहां पे वो हमारी आंटी थी, रो गई। वो 50-60 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कईयों की रजिस्ट्री है। या अभी हमारी बहन ने क्या बोला, मकान पे बुलडोजर नहीं कह रही हम पे ही चला दो। ये तो आप मार डालोगे लोगों को। इसलिए प्रशासन बना है, इसलिए सरकार बनी है। मत लिखिए अपने पोस्टरों पे सबका साथ सबका विकास, दोबारा मत लिखेगा, क्योंकि विश्वास उठ चुका है इन लोगों का। मेरी तो अपील आपके माध्यम से अभी फिर से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, दर्द देखिए, मातृशक्ति का दर्द देखिए, घर की गृहिणी का देखिए। आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत जितने भी हमारे संवेदनशील स्थान हैं, जहां पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है या नदी के जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, सभी जगह मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जगह जो भी आवश्यक सुरक्षा कार्य किए जाने, उसके कार्य लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे जगहों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो व्यक्ति आपके ऐसे संवेदनशील स्थल में रहते हैं, उनको नोटिस दिए गए ताकि वर्षा अवधि में वहां ना रहे। रोड में तुलसी विहार में जमीन है जिसमें हमने 22 में लिया था, उसमें हमारी दाखिल खारिज भी है, रजिस्ट्री पूरा बेकायदे है और हमने उसमें अभी कोई निर्माण नहीं किया है। वैसे हमने लोहे की जाल बना रखी है और वहाँ पे हमारे लिए अतिक्रमण के लिए नोटिस आया कि आप 15 दिन में इसको तोड़ के हटाओ करके, ऐसा जवाब आया। हमारे यहाँ नोटिस आया, बल्कि हमारी रजिस्ट्री की जमीन है और अभी 2 साल पहले ही हमने प्लॉट लिया है। ऐसा वो होता ऑब्जेक्शन तो तुम्हें तभी रोकना चाहिए था कि यहाँ पे नाला है, इतनी फुट जगह छोड़नी है या क्या करना है।
अब हमने मकान बना लिया, लोन लेके मकान बनाया, बच्चे को पाल रहे हैं या इनकी ये चीज देखें। घर में देखिए सब क्या कहते हैं, कुछ भी ना अच्छे तरीके से खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। हमारे बच्चे भी परेशान है कि हमसे पूछते हैं कि मम्मी हमारा मकान टूट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बताइए, अब हम 15 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे? 15 दिन के अंदर उन्होंने तो इस तरीके से नोटिस दे दिया कि जैसे बस खिलौना है, बस जाओ और बाजार से खरीद लाओ कुछ भी। हम किराए के लिए मकान भी ढूंढने जाते थे ना, 15 दिन के अंदर किराए के लिए मकान भी नहीं मिलेगा। ये बारिश का टाइम आ गया, हम कहाँ जाएंगे? ये तो कभी रौला हमारे घर के अंदर भी नहीं घुसा इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे। सहसपुर थाना क्षेत्र के केदारावाला गांव में एक जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल की फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराई गई है। मुझे एमडीटी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी झगड़े में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो मौके पर ये बालूवाला पे हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पे तहकीकात की जानकारी की जो पता चला है कि आपस में जो मृतक है, जिन्होंने ये प्रयास किया है, मृत्यु जिन्होंने हत्या की है, ये आपस में एक ही रिश्तेदार हैं। उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और साथ ही राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। बिल्कुल, देखिए बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेरी हैवी तक की रेंज जो है वो मिली है। इसी तरह जो है जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंज हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, ज़्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम। उधर अल्मोड़ा में मानसून की दस्तक आते ही अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे में क्वारब के पास हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहां पहाड़ियों से लगातार मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के बाद डेंजर जोन में आया इलाका और सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आज दिनांक 25 जून को प्रातः 6:11 पर कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक भारी ट्रक क्वारब मार्ग पे फंस चुका है, जिसपे कंट्रोल रूम द्वारा NH रानीखेत को अवगत कराया गया, जिसमें जेसीबी और डोजर के माध्यम से उसको निकाला गया और वर्तमान में अभी क्वारब का मार्ग सुचारू है। उधर अल्मोड़ा के कर्नाटक खोला में तुन का एक विशालकाय पेड़ भरभरा कर नेशनल हाईवे पर गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि पेड़ की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई चलता वाहन पेड़ की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। करीब 1.5 घंटे तक सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा। कर्नाटक खोला क्षेत्र में ISBT के पास तुन का पेड़ गिरने की वजह से यातायात 1.5 से 2 घंटा बाधित रहा। पेड़ गिरने की वजह से वहां पर कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर जहां पर पेड़ गिरा वहां पर एक ऑल्टो कार खड़ी थी जो कि काफी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के पश्चात आपदा कंट्रोल रूम पर तुरंत फोन कर फायर की टीम और NH की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद काफी देर मशक्कत करने के बाद पेड़ काटकर रोड के किनारे किया गया, जिसके कारण यातायात सुचारू रूप से फिर से शुरू हुआ। एवं मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि बरसात के मौसम पर
जिन जिन जगह पर इस तरीके से कोई पेड़ क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है, उन्हें चिन्हित करके शीघ्र अतिशीघ्र उनके काटने का कार्य किया जाए, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए। उधर हल्द्वानी में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें किच्छा निवासी 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के पीछे प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। बता दें कि बीते रोज फायर ब्रिगेड के पीछे किच्छा में रहने वाला एक परिवार बच्चे की डिलीवरी कराकर वापस किच्छा जा रहा था। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर पास में बह रही नहर में जा गिरी, जिसमें 7 लोग सवार थे। सामने आया कि इस हादसे की वजह एक गड्ढा था। बारिश की वजह से रोड में गड्ढा दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से कार नहर में जा गिरी। तो खड्डे से गाड़ी गया भैया जाती एकदम गाड़ी तुरंत पलट रही है। जब बारिश हो रही थी? हाँ बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। यहाँ तो ज्यादा हो रही, वहाँ पर मतलब थोड़ी महसूस बूंदें इसी पड़ रही थी। गड्ढा जैसा बड़ा, फिर क्या हुआ? तो गाड़ी एकदम उसी में गड्ढा पहिया गया, जैसी वैसी पलट गई। पलट क्या गई, वो पानी की तेज नहर में चल रहा था, उसी में बस एकदम ले गई। रोड के ऊपर तक था? ना जब गाड़ी गिरी तो नहर में गिरी। गाड़ी नहर में गिरी तो उसमें से बड़ी ज्वार त्वार करके हम कोई निकल ना पाया, तो सीटें सब दब गई, पानी भर गया उसमें। हम लोग टायर मार के शीशा तोड़ के फिर हम निकले, तो उसमें मिल गए आधे, तो वैसे करीब 100-200 मीटर नीचे पड़ गए। सवार थे गाड़ी के अंदर? 7 लोग थे उसमें। आज सुबह से ही नगर निगम की टीम जितने भी हमारे शहर के बड़े नाले हैं, रक्सिया, कलसिया, देवखड़ी, सभी की मॉनिटरिंग कर रही है। और जितने भी नाले हैं उनमें सभी जगह अभी कहीं से ओवरफ्लो पानी की समस्या नहीं आई है, क्योंकि सफाई हो चुकी थी, चैनलाइजेशन हो गया था, तो उसमें से पानी ठीक मात्रा में निकल रहा है। प्रेमपुर लोशानी की तरफ भी अभी हमने अपनी टीम के साथ विजिट किया था। यूएसडीए का वहाँ जो काम चल रहा है, वो थोड़ा सा ही काम बचा है अभी, उस पानी को भी वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशन अभी सभी जगह से सामान्य है। खैर दुर्घटना हुई है, इसका तो हमें भी बहुत दुख है। हालांकि यहाँ पे रोड तो ठीक है, पर थोड़ा टर्न है, इस वजह वो डिसबैलेंस हो गए हों। प्रारंभिक जांच में तो अभी और कोई जांच ठीक से करेंगे फिर, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे कोई क्रैश बैरियर और मिरर और कुछ रुद्रप्रयाग के घोलतीर में एक बस हादसे का शिकार हो गई है। बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि बस रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जा रही थी, तभी स्टेट बैंक मोड़ के पास में बस हाईवे से सीधे खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में चली गई। सूचना के बाद जिला पुलिस और अग्निशमन इकाई, एसडीआरएफ सहित तमाम रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भी रेस्क्यू कार्य में सहयोग दिया गया। हादसे के दौरान बस के गिरे कुछ यात्रियों का रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू किया और सभी को रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल भेजा गया है। बस में चालक समेत कुल 20 लोग सवार थे। धौलतीर में हुई है। कितने लोग हैं? ये तो सीएमओ साहब बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7 पेशेंट आए हैं। 7 इंजर्ड आ गए हैं हमारे यहाँ, बाकी और ये बस दुर्घटना घटी है? हाँ। अच्छा, तो सभी लोग कैसे हैं? अभी तो जो है वो सब लगभग स्टेबल है। स्टेबल है, ठीक है। कितने लोग थे बस में? ऐसे कुछ 19 लोग बता रहे हैं अभी, बाकी देखो जो भी है। ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने? अच्छा, अब कितने लोग बाहर निकल गए? अभी तो सर मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? सुमित। है सुमित? कहाँ से लेके आ रहे थे इनको? मैं केदारनाथ से लेके केदारनाथ से लेके आ रहा था। रुद्रप्रयाग नाइट थी। कनखल बैरेगी मेरी बात। कनखल कौन जगह? बैरेगी का। सुमित है ना? हाँ जी। उधर खटीमा के तहसील जिले के खेतल संडा मुस्ताजर गांव में एक 8 साल की मासूम बच्ची के ऊपर दीवार गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
बुधवार को सुबह तेज बारिश हो रही थी और इसी बीच बच्ची अपने भाई के साथ में धान की रोपाई में उसकी मदद कर रही थी। उसी वक्त खेत में लगी 9 इंच की मोटी दीवार तेज बारिश के चलते गिर गई और मासूम शिवांगी उसके नीचे दब गई। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब लौट रही थी तो उस समय अचानक अत्यधिक बरसात होने के कारण दीवार गिर गई, उसके नीचे दब गई। जब दीवार गिरी तो उसको भाई को भी एहसास नहीं हो कि बच्चे नीचे दब गई। जब वो घर गया तो उसने अपनी बहन को नहीं देखा तो अपने परिवार में पूछा। उसके बाद उसे लगा कि शायद दीवार गिरने से मेरी मतलब बहन दब गई है। फिर घर वालों ने जब दीवार को उठाया तो उसके नीचे से अचेता अवस्था में पाया। लगभग 10 साढ़े 10 बजे ले आए, तो लगभग 10 बजे के आसपास की है। 15-20 मिनट बाद तो पता चल गया था कि लड़की मतलब दीवार के नीचे आ गई। मांगे चिकित्सालय खटीमा में 8 वर्ष की बालिका को घायल अवस्था में लाया गया था। डॉक्टरों के परीक्षण द्वारा मृत पाया गया, जिसमें फिर पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा पंचनामा करके उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की पंचायत चुनाव पर रोक लगने पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। रावत ने सरकार की नीयत पर खोट बताते हुए कहा कि सरकार ने मामले को उलझाया है, जिस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अब रावत ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वे इस मामले में सरकार को फटकार लगाएं और 1 हफ्ते की अवधि में व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। चुनावी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के निर्देश थे। सवालों को ऐसा उलझाया कि माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोग गए कोर्ट में और आप रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स किस काम के जो नोटिफाई ना हो, उसका गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए था, वो आपको लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। आपने 2016 के जो पंचायती राज कानून है उसने साफ तौर पर जो है एक चक्र बनाया आरक्षण का, और उस चक्र को आपने बीच में शून्य कर दिया और नए सिरे से आप चक्र बनाने लगे। तो जिन लोगों को पहले लाभ मिल गया था आरक्षण का, उनको फिर लाभ मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। कई जिले ऐसे रह जाएंगे, उसमें कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे, कई ग्राम सभाएं ऐसी रह जाएंगी जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं। आप चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं बीच में? आपको SC/ST का चक्र नहीं तोड़ना चाहिए था, OBC का नए सिरे से शुरू करते आप यदि उसमें कोई कानूनी बाध्यता थी। तो आपने उसको जानबूझ करके किया, और दो और ऐसी विसंगतियां हैं। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस नेता कावेंद्र इस्टवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन सभी भाइयों के लिए अच्छी खबर है जो चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे और प्रशासन ने सरकार की वजह से मनमर्जी का आरक्षण थोप दिया था। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्य कर रही है और ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अगर कुछ इसके आगे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि रखकर अभी चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है, और यह वह सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कई समय से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके हकों को खत्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यह लड़ाई अभी हम लोगों की शुरू हुई है। ये लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी, और मैं उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा, सुना और इस पे स्टे लिया। देखिए, सरकार की मंशा मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ाने की नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो सरकार है
न किसी संविधान को मानती है, न किसी पंचायत एक्ट को मानती है, न किसी कानून को समझती है। अगर कुछ इसके अधीन किया है तो उसमें फिर आपका दोष नहीं है। क्या उसके लिए आगे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।